नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शन लर्निंग सीरीज के 7th वीडियो पे हम जो है पहुंच चुके हैं। अब तक ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पुराने वीडियो जो है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे अभी ऊपर कार्ड्स में भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट भी 3 वीडियोज में हमने जो है डिस्कस किए थे कि वोल्टिलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी क्या होती है, इम्प्लाइड वोल्टिलिटी क्या होती है, विक्स वहाँ पे हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूज है वोल्टिलिटी का। तो पहली बात तो यहाँ पे वोल्टिलिटी 3 है, HV, IV और विक्स। IV और विक्स क्या है? फोरकास्ट है, एजम्पशन है, जो हो सकता है, उम्मीद की वोल्टिलिटी है। ठीक है, HV क्या है? रियल डाटाबेस है, जो हो चुका है, एक्चुअल में हैपन हो चुका है, उसका हमने स्टैटिस्टिक मेजर किया है, वो वोल्टिलिटी है। ठीक है, तो आज का जो यूज है वो हम HV का ही क्या यूज है, अपने ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। IV को हम ग्रीक्स के बाद जब ट्रेडिंग के एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो वोल्टिलिटी कैसे बाय करनी है, वोल्टिलिटी सेल करनी है, वहाँ पे हम उसका एग्जांपल लेंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो आज सीखेंगे वो काम आएगा। विक्स का जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या यूज है, कैसे काम करता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी जिसको मैं HV लिख रहा हूँ वो क्या होती है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया पुराने वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। आप वहाँ पे उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, जो सीखा उसका अपना फ़ायदा उठाना है अभी। तो फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हो, कोई भी स्टॉक की जो वोल्टिलिटी है वो आपको इंडिकेट करती है कि उस स्टॉक में रिस्क कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर कोई स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल है तो डेफिनेटली उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो है HV का यूज कर सकते हो। कोई स्टॉक मान लेते हैं कि एनुअल वोलेटिलिटी उसका 35% निकल के आ रही है, ठीक है, तो क्या आप 35% रिस्क लोगे अपनी कैपिटल पे? दूसरा स्टॉक है उसमें 17% निकल के आ रही है, तो आप कौन सा चूज करोगे? तो आप जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली जो 17% है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है टारगेट भी कम देगा 35% वाले से। ठीक है, तो जो रिस्क आपकी पोजीशन है कितना है उसमें, उसको आप मैनेज कर सकते हो HV की बेस पे। आप अपनी स्टॉक की वोल्टिलिटी, एनुअल वोल्टिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चेक करके आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिस्क है। जो रिसेंट के जो मूवमेंट हुए हैं, जो रिसेंट की वोल्टिलिटी हैपन हुई है, अगर वो रहती है आगे भी तो आपको कितना लॉस उसमें हो सकता है, तो उसका यूज आप कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। दूसरा जो है आप स्टॉक बीटा का यूज कर सकते हो। किसके लिए? कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए कैसे? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टॉक का बीटा अगर 1 के आसपास है, ठीक है, 1 का क्या मतलब है कि वो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट दे रहा है एक गिवन टाइम पीरियड में, किसके? इंडेक्स के, जो भी बेंचमार्क है उसके। अगर कोई स्टॉक का बीटा 1 है, अगर उसकी मूवमेंट इंडेक्स के आसपास ही है, तो फिर हम जो है स्टॉक में निवेश करके इतना जोखिम क्यों लें? क्यों ना हम जो है इंडेक्स में निवेश कर दें। अब इंडेक्स में निवेश करने का क्या फ़ायदा है? इंडेक्स खुद में क्या है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक हैं। ठीक है, आप इसका ETF बाय कर सकते हो, आप इंडेक्स फंड इसके निवेश कर सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक में क्या है, इशू रहता है। क्या इशू रहता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, पॉलिसी चेंज का, बिजनेस चेंज का, कोई न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट आ गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक इंडिविजुअल स्टॉक में आप पैसा लगाओ और एक आप जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाओ। तो अगर आपका स्टॉक जिसको आप पसंद करते हो, जो आपके पास पोर्टफोलियो में है, अगर उसका बीटा 1 है तो उसकी जगह आप इंडेक्स में निवेश कर सकते हो। तो ये इसका आप स्टॉक बीटा का हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के बेस पे आप इसका यूज कर सकते हो, जो हमने लास्ट देखा था। ठीक है, फिर क्या है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, क्या अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई स्टॉक अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक डेफिनेटली चूज करोगे जिनमें मूवमेंट अच्छी खासी रहे। एक स्टॉक ऐसे है जो ऊपर नीचे अच्छा खासा जाता है, उसको सिलेक्ट करोगे, या फिर एक स्टॉक ऐसा है जो बिल्कुल धीरे धीरे मूव करता है। आप किसको सिलेक्ट करोगे इंट्राडे के लिए? डेफिनेटली इसको करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इंट्राडे में लेके बैठ रहे हो तो क्या सोच रहे हो, कम से कम 2-2.5-3% की मूवमेंट उस स्टॉक में आए तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे स्टॉक को आप चूज करोगे। तो इंट्राडे सिलेक्शन के लिए जो आपकी ट्रेडिंग है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ना सिर्फ इंट्राडे, साथ में आपको जो स्विंग ट्रेड करनी है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, तो उस केस में भी आपको ऐसे स्टॉक जिनमें वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी का मतलब रिस्क भी है और साथ में अपॉर्चुनिटी भी है। डेफिनेटली यहाँ पे आप हायर SD कोई लोगे कोई स्टॉक का, तो उसमें आपको SL भी थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे। क्यों बड़े रखने पड़ेंगे? क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, नीचे की तरफ भी ज़्यादा जा सकता है।
वो स्टॉक ऑलरेडी वॉलेटाइल है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए आप जो है वहाँ पे चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम स्टार्टिंग से एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, आईटीसी का और एसबीआई का। दोनों स्टॉक जो है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आईटीसी ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों स्टॉक सेम प्राइस पर चल रहे हैं। लोट जो है लगभग सेम ही है, इसका 3200 का लोट है, इसका 3000 का लोट है। आप इंट्राडे में किसको ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करोगे? अगर आपको मोमेंट अच्छी चाहिए, आप रिकॉर्ड देखोगे तो एसबीआई जो है प्राइस के मोमेंट ऑलमोस्ट इससे 1.5 गुना ज़्यादा देता होगा, कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा देता होगा। क्यों? अगर ये 3 रुपये की मोमेंट एवरेज इसकी है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, लो से हाई की, तो यहाँ पे आपको 5 साढ़े 5 तक आपको एवरेज प्राइस मूवमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट के जो टारगेट है, अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो हायर एसडी वाले में मिलेगी। लेकिन आप कोई स्टॉक ऐसा भी चूज नहीं कर सकते जिसकी 5% वॉलेटिलिटी हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके एसएल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप जो है यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कि आपको कौन सा स्टॉक जो है सिलेक्ट करना है। इसके बाद में एक यूज और है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का, वो क्या है कि आप रेंज फोरकास्ट कर सकते हो। अगर आप रेंज फोरकास्ट कर सकते हो, आपको मालूम है कि अगर आपको रेंज फोरकास्ट करने कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टॉक की आपको रेंज पता है, ठीक है, तो उससे आपको क्या फायदा है, आप स्टॉक के एसएल ढूंढ सकते हो, आप स्टॉक की टारगेट ढूंढ सकते हो अपने हिसाब से। आप स्टॉक में कहीं पे एंट्री लगानी है, वो एंट्री और एग्जिट कहाँ पे निकालना है वो आप ढूंढ सकते हो। अगर आपका स्टॉक की कोई भी रेंज निकल के आती है, जैसे कि स्टॉक की ये रेंज निकल के आती है, आपने यहाँ का बाय किया, तो आप ये एसएल रखोगे, ये टारगेट रखोगे अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली, तो रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे रेंज फाइंड आउट कर सकते हो? मीन क्या था, लास्ट टाइम में हमने जो एवरेज ढूंढा था, ठीक है, इनटू टाइम। टाइम क्या है? जिस टाइम के लिए आपको टारगेट ढूंढना है, प्लस एसडी टाइमलाइज्ड। ये एसडी टाइमलाइज्ड क्या है? अब टाइमलाइज्ड कोई वर्ड है भी या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे एनुअलाइज्ड होता है कि किसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने क्या किया था, एनुअलाइज कर दिया था, वैसे ही हम इसको टाइमलाइज करेंगे। टाइमलाइज कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन है इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। जितना आपका टाइम है, क्योंकि ये दिन में है तो टाइम इन डेज, जितने दिन हैं उसको आप कर दोगे तो ये टाइमलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे किसी स्टॉक का इंडेक्स का नेक्स्ट 30 दिन का आपको पता लगाना है कि 30 दिन में कितना जाएगा, तो यहाँ पे आप 30 दिन यहाँ पे यूज करोगे, 30 डेज यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टॉक प्राइस से, तो ये क्या होगी, ये रेंज आ जाएगी कि इतना स्टॉक इतने प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक ऐसे ही आप नीचे ढूंढ सकते हो कि स्टॉक इतना प्राइस नीचे जा सकता है, जहाँ पे भी स्टॉक है उससे इतने ऊपर और इतने नीचे आपको रेंज मिल जाएगी। ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वो आपने कम सुना होगा, पढ़ने में देखने में आपके सामने बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं यूज किया है तो जरूर मेरे को बताएं, बहुत अच्छा होगा। यूज नहीं किया तो आप इसको कर सकते हो, अपने ट्रेड सेटअप में बना सकते हो। वो क्या है कि आपको ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, वो आप जो है एनुअलाइज्ड वोल्टिलिटी और एसडी से पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? हम अभी सिस्टम जैसे करते हैं। मान लेते हैं कि आपका व्यू है मार्केट का लॉन्ग का, कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी। मार्केट ऊपर उठेगी तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप जो है पुट शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप कॉल बाय कर सकते हो। तो आप क्या करना पसंद करोगे? हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहेंगे कि हम पुट बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके होता है, टाइम का फायदा मिलेगा, थीटा का फायदा मिलेगा, इसलिए हम उसको बेचेंगे पुट को। जिनका कैपिटल कम है वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास तो चॉइस है नहीं, कैपिटल कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करना ही प्रेफर करेंगे, वहीं पे कॉल को बाय करके रिस्क लेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, अगर कैपिटल का इशू नहीं है, या फिर कैपिटल का इशू तो डेफिनेटली है, जो रिटेल सेगमेंट है डेफिनेटली है, हर किसी के पास इतना कैपिटल नहीं है कि हम नेक्स्ट मंथ के अभी से 13,000 की कॉल बेच के छोड़ दें, नीचे 9,000 की पुट बेच के छोड़ दें। वहाँ पे क्या मिलेगा? 10 रुपये 15 रुपये बड़ी मुश्किल से प्रीमियम मिलता है। अब 2 महीने 3 महीने पहले अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, 750 मिलेंगे। आप लाख 1.25 लाख रुपये कैपिटल डिप्लॉय करके 2 महीने का आपको 700 रुपये मिल रहा है ब्रोकेज वोकेज सब निकाल के, तो आप उससे खुश हो? बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल भी 10 रुपये के लिए तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहोगे, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे जो रिटर्न है वो 0.5%, 1%, 1.25%, 1.5% के 1 महीने का, 2 महीने का, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, जो इंस्टीट्यूट है, या फिर जिन्होंने कवर्ड कॉल बेच रखी है, या फिर जिन्होंने कैश सिक्योर्ड पुट बेच रखी है, तो उनकी कहानी अलग है। उनके पास ऑप्शन है पैसे का,
वो जो मर्जी चाहे बेच सकते हैं। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे पोर्टफोलियो में काम करते हैं, 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, उनको बाय करना फायदा है या सेल करना फायदा है, वो कैसे पता कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सिस्टम है? हाँ, पता कर सकते हैं। ये मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ और आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मोर देन आई थिंक 6-7 महीने से कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं। आप भी इसको कर सकते हो। जब 2-3-4 साल हो जाएंगे तो उस पर एक थ्योरी जो है हम पब्लिश कर सकते हैं। तब तक जो है नंबर, क्योंकि 6 महीने का फैक्टर जो बहुत कम है, अगर हमको हिस्टोरिकल डाटा मिले तो हम इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के डाटा जो है हिस्टोरिकल जल्दी मिलते नहीं है, तो इसलिए बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। जब से हमारे पास डाटा है तभी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे जो i4option.com है वहाँ पे आपको 2 महीने के हिस्टोरिकल डाटा मिलेंगे। जल्दी हिस्टोरिकल चार्ट वहाँ पे आने चालू हो जाएंगे, तो आप किसी भी ऑप्शन का जो ऑप्शन एक्टिव है उसके आप 2 महीने के पीछे के OI प्राइस सब वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब वापिस आते हैं कि पता कैसे लगे कि ऑप्शन बाय करें या सेल करें। व्यू मेरा पता है, मेरे को मेरी थ्योरी, मेरा एनालिसिस, मेरा टेक्निकल एनालिसिस, मेरा डाटा साइंस एनालिसिस मेरे को पता है, जो भी आप करते हो। लेकिन अब हमको बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी ग्रेटर देन ATM IV, तो आपको जो है ऑप्शन बाय करना चाहिए। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी आपकी, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी ग्रेटर देन ATM IV, तो आपको बाय करना है। अब बाय क्या करना है? कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है? कॉल या पुट बाय करना है, वो आपके व्यू पे है। अगर आपका व्यू बेरिश है तो पुट बाय कीजिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग है तो कॉल बाय कीजिए। लेकिन स्ट्राइक कौन सी बाय करनी है? वहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्राइक है, ये भी सही है। तो स्ट्राइक बाय करने के लिए जो मेरी थ्योरी है वो कहती है कि 0.7 जिसका डेल्टा हो, यानी कि 0.70 जिसका डेल्टा हो, वो स्ट्राइक आपको बाय कर लेनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा इन द मनी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 0.6 तक ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर एनुअल वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी लेस देन ATM IV है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बेचना चाहिए। ऑप्शन जो है आपको राइट करना है, ठीक है। राइट कौन सा ऑप्शन करना है, कौन सी स्ट्राइक राइट करनी है? वो जो है आप वहाँ पे 0.4 डेल्टा वाली स्ट्राइक जो है बेच सकते हो, ठीक है। इसको हम कौन सी स्ट्राइक बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है, कौन सी, वो हम आने वाले दिनों में जब ट्रेडिंग के एक्चुअल एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि कहाँ पे ये स्ट्राइक बाय करने का फायदा है, तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बाय करनी है तो 0.70 वाली, अगर सेल करनी है तो 0.40 वाली। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है सेलिंग में तो 0.5 तक जा सकते हो। 0.5 लगभग ATM के आसपास आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा सेफ रहना है, कैपिटल ज़्यादा है, कम रिटर्न से खुश हो, तो आप 0.3, 0.25 में भी जा सकते हो। इस लेवल में भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा डिस्कस नहीं है आज का। हमारा डिस्कस क्या है कि हमको ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, वो आप स्टैंडर्ड एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी से पता कर सकते हो। और अगर निफ्टी का है ऑप्शन है, निफ्टी के ऑप्शन में आप काम कर रहे हो, तो विक्स से आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हो। ATM IV साथ में विक्स का आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर स्टैंडर्ड एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी ग्रेटर देन विक्स है तो आप उसको डबल श्योर मान सकते हो। यहाँ से भी ऑप्शन बाय कीजिए, यहाँ से भी ऑप्शन बाय कीजिए, वो आपको बता देगा कि अभी आपको प्रॉफिट जो है बाइंग में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे SD एनुअलाइज्ड क्या है? SD तो आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एनुअलाइज क्या है? उसको एनुअलाइज कर दिया। कैसे कर दिया? जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया था इनटू में √25 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, एनुअल कर दिया। लेकिन ये जो SD आया है, ये डाटा कौन से आया है, कहाँ से आया है, ये डिपेंड करता है आप पे। आप नेक्स्ट जो है फोरकास्ट कितने दिनों कर रहे हो। जो मेरी थ्योरी है वो कहती है कि हम 1 महीने के आगे शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं, तो कम से कम हमको 1 मंथ का डाटा तो चाहिए। और 1 मंथ का डाटा काफ़ी सिग्निफिकेंट है और वो ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जो रिसेंट के चेंजेस हैं वो आने वाले रिसेंट में ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। 3 महीने पहले क्या हुआ, वो आने वाले 3 महीने में ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, ना कि आने वाले 3 दिन में। पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ, वो ज़्यादा इंपैक्ट आने वाले 3-4 दिन में करेगा। तो जो रिसेंट के टाइम है वो आने वाले रिसेंट टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आप पिछले 1 महीने का डाटा लीजिए और उस पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिए और उसको एनालाइज करके आप ऐसे चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक रियल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलते हैं मेरे गूगल शीट पे। ओके, तो अभी जो है हम अपने गूगल शीट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ डाटा है, मैं उसको इलिब्रेट कर देता हूँ। क्या है ये जो सामने आपको डाटा दिख रहा है, ये लास्ट 1 मंथ का आपको दिख रहा है। निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस है, आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा। यहाँ पे डेट्स हैं और उसके साथ में जो है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है जो आपको विजिबल है यहाँ पे, और उसके सामने हमने
वन डे लॉग रिटर्न कैलकुलेट किए हैं। वन डे लॉग रिटर्न क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वन डे रिटर्न बताया था। वन डे रिटर्न क्या होता है, टू डे प्राइस माइनस प्रीवियस डे प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, इसको हम परसेंटेज में कर दें तो ये वन डे प्राइस होता है। ओके, परसेंटेज में कैलकुलेट होने पे लॉग रिटर्न क्या है, बहुत आसान है। लॉग रिटर्न क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ टू डे प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस। ये क्यों किया, इसका कंसेप्ट जो है आपको पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्टॉक मार्केट में प्राइस होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पीरियड से डायरेक्ट अगले टाइम पीरियड पे चला गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि 11,549 से अगले दिन सीधा 11,559 चला गया। क्या हुआ कि यहाँ पे एक दिन पूरा गया है। एक दिन में क्या था, 8 घंटे वर्किंग थे। 8 घंटे में क्या था, वहाँ पे 60-60 मिनट के टाइम इंटरवल थे। 60 मिनट में क्या था, 60-60 सेकंड थे। यानी कि हमने वहाँ पे टाइम को डिवाइड कर दिया और उससे क्या निकला था, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग रेट निकली थी। आपको ध्यान होगा स्टॉक का फोरकास्ट प्राइस क्या था, करंट प्राइस इनटू में ERT। ई क्या था, एक्सपोनेंशियल, आर क्या था, रेट ऑफ टाइम। तो ये ई है, वही ई का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का इरिवर्सिबल फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, उसको लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग नेचुरल मतलब कि वो लॉग जिसका बेस नेचुरल यानी कि ई हो, वो लॉग जिसका बेस ई हो। तो यहाँ पे क्या किया है, लॉग नेचुरल जो है रिटर्न कैलकुलेट किए गए हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको नेचुरल लॉग नेचुरल की बजाय नॉर्मल रिटर्न भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आई थिंक 4th और 5th 5 पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक्चुअल है स्टॉक मार्केट के रिटर्न वो लॉग रिटर्न गिने जाते हैं, उसी को हम ले रहे हैं, वही बेटर होगा। ठीक है, तो ये लॉग रिटर्न है। फिर हमने क्या निकाला, टोटल सम करके मीन निकाला। ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसका डेविएशन निकाला, डेविएशन को स्क्वायर किया, डेविएशन के स्क्वायर करने पे क्या निकला, सबको टोटल करने पे और उसके एवरेज निकालने पे वेरिएंस निकला, और वेरिएंस को स्क्वायर रूट करने पे क्या निकला था, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास दो एग्जांपल थे। कौन सा, पहला तो रेंज का, रेंज कैसे निकालेंगे, अपर रेंज लोअर रेंज। अपर रेंज का क्या फॉर्मूला लिखा था आपको ध्यान होगा वहां पे कि मीन इनटू में टाइम, ठीक है, प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन टाइमलाइज्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन टाइमलाइज्ड। ओके, इसको हम स्टॉक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपर रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है। मान लेते हैं कि मेरे को अक्टूबर मंथ के एंड पे पता करना है, जिसमें भी 32 दिन है एक्सपायरी के लिए। ठीक है, 32 दिन का मेरे को पता करना है कि 32 दिन बाद क्या होगा। तो क्या किया यहाँ पे, SD टाइमलाइज्ड किया। कैसे किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 32। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, टाइमलाइज हो गया। अपर रेंज हमने कैसे निकाली, अभी आपको फॉर्मूला होता है नॉर्मल, जो नीचे की रेंज है वो कैसे निकाली, जो भी वहां पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपर लेवल जो निकल के आया निफ्टी का 11,310 के आसपास का, और नीचे का लेवल निकल के आया 9,400 के आसपास का। तो क्या ये लेवल आएंगे, आ सकते हैं, जरूरी है नहीं, जरूरी नहीं है। मार्केट में कुछ भी जरूरी नहीं होता, 100% नहीं होता। लेकिन जो स्टैटिक्स कह रहे हैं, जो डाटा कह रहा है, डाटा क्या कह रहा है कि जो पिछले एक महीने के जो डाटा है, इसी रेट से अगर मार्केट चली, इसी रेट से अगर मार्केट चली तो मार्केट का ऊपर का स्कोप कितना है, 11,300 का, नीचे का स्कोप कितना है, 9400 का। मार्केट इसी रेट पे चली तो है, यहाँ पे कंडीशन है। मार्केट पीछे के डाटा जैसे बिहेव किया, जरूरी नहीं है कि वैसा बिहेव आगे भी करेगी। लेकिन स्टैटिक्स पे क्या है, हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम इसमें जो है डेफिनेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डाटा को, मार्केट के जो भी डाटा है, क्या वो सच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं भी हैं। अगर है तो उसको हम कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेंज निकल के आ गई, इस रेंज को आप यूज कर सकते हो। दूसरा वहाँ पे हमारा क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, दूसरा हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, वो काफी जरूरी था। क्या था, ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। वो फॉर्मूला आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। ये जो है डेली स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको परसेंटेज में ये लिखा है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, एनालाइज किया। कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 252 से। क्यों किया 252 से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक साल में इतने वर्किंग दिन होते हैं, इसलिए इसको 252 से स्क्वायर रूट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, ये क्या हुआ, ये एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी होगी। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी ग्रेटर देन है ATM IV से, अगर ATM IV से, IV कितना है 0.19 यानी कि 19% चल रहा है, तो अगर ये इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमको ऑप्शन जो है बाय करना चाहिए। IV सिग्नल क्या कह रहा है, हमको ऑप्शन बाय करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे IV सिग्नल बाय है, और अगर ये ज्यादा है विक्स से तो इसका मतलब क्या है, विक्स सिग्नल भी हमको बाय कह रहा है।
इसको अगर हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम से समझे कि मार्केट में हो क्या रहा है, साइकोलॉजी लेवल पे समझे तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है, जो ये सिस्टम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बता रहा है कि मार्केट के एक्चुअल में वॉलेटिलिटी आ चुकी है, मार्केट में एक्चुअल में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इससे जितनी ऑप्शन राइटर अभी फैक्टरिंग कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर जितना फैक्टरिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा एक्चुअल में मार्केट में वॉलेटिलिटी है अभी रिसेंट के टाइम पे। तो यानी कि उन्होंने जितनी एक्चुअल है उससे भी कम वॉलेटिलिटी फैक्टरिंग की है। तो इसको अगर हम साइकोलॉजी लेवल पे समझे तो क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो जो IVP है वो लो है, अभी लोअर रेंज पे है। IVP क्या होता है आगे हम डिस्कस भी करेंगे। IV परसेंटाइल, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, वो लो लेवल पे है, और विक्स भी कम है, तो यानी कि विक्स भी लो लेवल पे है। अगर जर्नलाइज करूं इसको मैं, तो जर्नलाइज का मतलब ये है कि विक्स या फिर जो वोल्टिलिटी है, इंप्लाइड वोल्टिलिटी है, वो गिर रही है अभी, और वो गिर के एक्चुअल से भी कम आ गई है। ये हमारी क्या है, रिसेंट की एक्चुअल वोलेटिलिटी है। एक्चुअल जो रिसेंट की डाटा की एनुअलाइज वोलेटिलिटी है उससे भी नीचे आ गए हैं IV और विक्स, और ये कर्व बन सकती है, ये कर्व बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन बन सकती है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है, ये 100% श्योर है कि जो वॉलेटिलिटी है एक्चुअल में उतनी ऑप्शन राइटरों ने वहां पे फैक्टरिंग नहीं की है। तो क्यों नहीं की है ऑप्शन राइटरों ने, वो तो स्मार्ट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, क्यों नहीं किए? हो सकता है कि वो बाय कर रहे हो, खुद जो बाय कर रहे हो। अगर वो बाय करेंगे तो वो सस्ता करेंगे, सस्ता वो बाय कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, ऑप्शन में वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो, नेट पोजीशन जो है उनकी लॉन्ग बन रही हो। और हमने देखा था कब, लास्ट मंथ में। अगर आप मेरे मेंबर हो, जो हम डाटा वीडियो सेटअप करते हैं, आपको ध्यान होगा पिछले 3 हफ्तों से हम क्या कह रहे हैं कि वो पुट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पुट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पुट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 1,85,000 का जो लास्ट फ्राइडे का वीडियो था, वहां पे लेट नंबर 1,85,000 का पुट चला गया था, और IV बिल्कुल नीचे क्रैश हो रहा था। एक्चुअल वॉलेटिलिटी वहां पे मार्केट में आ रही थी, मार्केट बार बार ऊपर नीचे कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे पुट एक्यूमुलेट किए जा रहे थे, और उसका पैनिक हमने लास्ट वीक में जो है देखा एक्सपायरी में कैसे निकला। तो ये सिस्टम जो है, ये ट्रेड सिस्टम जो है, आपको ये अंदर की खबर देता है कि मार्केट में एक्चुअल वोलेटिलिटी तो आ गई, लेकिन उसको ऑप्शन ट्रेडरों ने फैक्टरिंग नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आप ऐसे फायदा उठा सकते हो, अगर एनुअलाइज वोलेटिलिटी ज्यादा है, किससे, ATM IV से और विक्स से, तो आपको ऑप्शन बाय करना है, ना कि ऑप्शन सेल करना है। अब यहाँ पे बाय या सेल करना है, वो पुट बाय करना है, कॉल बाय करना है, वो आपके व्यू पे है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ लास्ट एक्सपायरी से, यानी कि जो ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, इससे जस्ट पहले हमने आपके साथ शेयर किया था, प्रो टेलीग्राम में शेयर भी किया था मेंबर के साथ, कि हमारा व्यू बेरिश है। 11,300 को कॉल को बेचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो है पुट के डेबिट स्प्रेड बनाएंगे, 11,300 की पुट बाय करेंगे, और साथ में 11,000 या 11,100 की पुट थी शायद बाय करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ सेफ्टी के लिए था, सॉरी, इसको सेल करेंगे और इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो नेट हम क्या कर रहे थे, नेट पुट बाय कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, नेट हम पुट बाय कर रहे थे, लेकिन प्रीमियम जो है कुछ सेफ रहे, अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, बाउंस बैक लेती है, तो हमको बहुत ज्यादा लॉस ना हो, उसके लिए हम जो साथ में पुट बेच रहे थे। लेकिन नेट क्या है, यहाँ पे प्रीमियम हमने जो है बाय किया है, सेल नहीं किया, नेट बाय किया है। क्यों किया था, इस फैक्टर पे किया था, और आपने देखा कि 11,300 के प्रीमियम डेफिनेटली गिरे, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट हमको इस ट्रेड में हुआ। ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड ये थी, वहां पे प्रीमियम हमको नेट ज्यादा मिल रहा था। तो आप जो है ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, लेकिन आपको पता हो तो ये अगर आपको पता हो। अगर यहाँ पे ये उल्टा होता, एक्चुअल वोलेटिलिटी कम है और मार्केट में फेक जो वोलेटिलिटी, यानी कि जो फ्यूचर की वोलेटिलिटी है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी विक्स है, वो ज्यादा क्रिएट की गई है, तो हम क्या करते, हम जो ये प्रीमियम हमको ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दिस। हमारा व्यू भले ही बेरिश है या फिर बुलिश है, अगर बेरिश है तो हम 11,300 11,400 की कॉल बेच करके ज्यादा पैसा कमा सकते थे एज कंपेयर टू वो स्प्रेड बनाने के, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, आप अपना सेटअप बना सकते हो। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है इस ट्रेड, इस सेटअप का लास्ट 6 मंथ का ही है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो आने वाले दिनों में। हालांकि इसको जो है काफी दिनों से मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको इस एक्सपायरी के बाद ही यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि कम से कम 5-6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने जो है निफ्टी जो एक्शन सीट है वहाँ पे ये सेटअप ऐड कर दिया गया है। जिनके पास ये एक्शन सीट है, जिन्होंने ली हुई है,
वो ऑलरेडी इसको देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और मेंबर्स के साथ डाटा सेटअप वीडियो में हम इसको डिस्कस करना भी चालू कर देंगे। यहाँ पे जो है आप क्लियरली देख सकते हो क्या आपको फीचर मिल रहे हैं, वीकली ऑप्शन चेन, मंथली ऑप्शन चेन, आईवी के बेस पे और वीक्स के बेस पे, निफ्टी के ये स्टॉक के नहीं है, निफ्टी के हैं कि बाय सिग्नल है, सेल सिग्नल है, पुट या कॉल बाइंग नहीं है, ऑप्शन बाय करने में फायदा है, यानी कि जैसे डेबिट स्प्रेड बनाया वैसे फायदा है, नेट प्रीमियम बाय करने का फायदा है, या फिर जो नेट प्रीमियम सेल करने का फायदा है, वो पोजीशन यहाँ से देख के बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में अभी ऑप्शन बेचने में ज्यादा फायदा है, ना कि ऑप्शन बाय करने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या लिया, विक्स का सिग्नल लिया है, यहाँ पे विक्स सिग्नल नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है वो हम विक्स वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि विक्स की यूज कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेटअप आप जो है ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, आप स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपने स्टॉक की लास्ट 30 दिनों की, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सेटअप बनाया है, ये ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे अपडेट होगा, मेंबर्स को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वो आएंगे सिर्फ बाय या सेल का सिग्नल देखेंगे, ये सब बना हुआ है यहाँ पे। लास्ट जैसे ही हमारी बाकी की सीट अपडेट होगी, ये डाटा यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप सेम सिस्टम बना सकते हो अपने स्टॉक का, अपने स्टॉक्स के लास्ट 30 दिन के वेरिएंस, मीन, एसडी कैलकुलेट करो, उसको एनालाइज करो, और जो आपका टाइम होरिजन है 1 हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का, उसके लिए आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को बाय करना है, सेल करना है, कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेंज निकाल सकते हो और अपने ऑप्शन बाय करने में फायदा है या सेल करने में फायदा है, उसके आप फायदे उठा सकते हो। तो उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन जो है बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, इसका आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आने वाले दिनों में जब हम आईवी को कवर कर लेंगे, ग्रीस को कवर कर लेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के आपके सामने लाइव एग्जांपल रखेंगे, उसमें अभी शायद 8 से 10 वीडियो और लगेंगे पहुंचने में, तब आपके साथ और डिटेल में शेयर करेंगे। कुछ और वहाँ पे फैक्टर हैं जो आपके साथ अभी शेयर नहीं किए गए हैं, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।